Hello, Pakistan. हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल चाल है सभी सुनने वाले को. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू FM 99 इस्लामाबाद. और जी जनाब, इस्लामाबाद से बराह रास्त आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM 99 पर आपके साथ मौजूद है 7:05. वेरी गुड इवनिंग, प्यारी सी हसीन सी खूबसूरत ब्राइट सनी इवनिंग आपको. यस एंड दिस इज 6th डे ऑफ वीकेंड. और वीक आ चुका और वीकेंड भी आ चुका. और सोच रहे होंगे लिसनर्स के फहद, आपका तो मंडे टू फ्राइडे शो होता है, लेकिन सैटरडे को आप आगे हैं. व्हाट अ सरप्राइज और व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. जी हाँ जनाब, कल से जो ये सिलसिला जुड़ा है और उसको हम कंटिन्यू करते हैं और उसी की कनेक्शन के साथ ये आज का भी सिलसिला है. और इंशाल्लाह कल शाम 5 से 6 के स्लॉट में भी आपसे मुलाकात होगी. और कल जैसे कि बहुत ही एक प्रोडक्टिव हमारा शो रहा और एक इंटरव्यू रहा हमारा, और हमारे पास गेस्ट भी थे नसरुद्दीन रूपानी साहब. बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं और जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC इन पाकिस्तान. अपनी नौयत की एक मुनफरद कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसमें वजारत तालीम, वजारत सेहत, उनका एक कोलैबोरेशन है. उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजर्स हैं, NGOs हैं, INGOs हैं, और उसके साथ ही साथ FM 99 इट्स द प्राउड रेडियो पार्टनर. सो जनाब, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के शो में भी हमारे पास गेस्ट है. और ये 27 और 28 मार्च को इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में मुनक़िद की जा रही है ये 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE इन पाकिस्तान. और उसी सिलसिले में आज हमारे पास जो गेस्ट हैं, ही इज जॉइंट एजुकेशनल एडवाइजर एट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मोहम्मद रफीक ताहिर साहब. और रफीक ताहिर साहब को ऑन एयर करने से पहले एक जबरदस्त बात जो मुझे नजीब साहब ने बिल्कुल अभी अभी ऑन एयर जाने से पहले बताई कि फहद, जब से हमारा पावर 99 का आगाज हुआ था, सो रफीक ताहिर साहब वाज द फर्स्ट पर्सन जिनकी आवाज ऑन एयर गई थी. ही वाज द फर्स्ट एवर हमारे स्पेशल गेस्ट थे. सो लवली. और इस प्लेटफॉर्म के आगाज में हमारे फर्स्ट एवर गेस्ट और आज मेरे गेस्ट. सो इट्स प्लेजर टू हैव हिम इन माय शो आज शाम. सो रफीक ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद. कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सर थोड़ा सा हम बात करते हैं इस हवाले से अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के हवाले से. वजारत तालीम, वजारत सेहत, कैसे देखते हैं कि अपने नौयत की एक बैनुल अक़वामी सतह पे कॉन्फ्रेंस की जा रही है, मुनक़िद हो रही है 27 और 28 पर, और उसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है और आप लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया है, इसमें पार्ट किया है प्ले, बहुत जबरदस्त. सो कैसे देखते हैं हमारे लिसनर्स को, जरा बताइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच फहद, आपने मुझे मौका दिया. और मैं सबसे पहले तो FM 99 की इस एजुकेशन पार्ट पे जो उनकी खिदमात हैं उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ. FM 99 जिस दिन से ये शुरू हुआ है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसने तालीम के मैदान में वो काम किए हैं जो शायद कि प्राइवेट रेडियो की हिस्ट्री में मैंने इससे पहले ना कहीं देखे और ना सुने हैं. और स्टिल ये इसका जो तालीमी रोल है FM 99 का, वो वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है और बहुत ही आम रोल होता चला जा रहा है. तो मैं FM 99 की पूरी टीम और उनके जो इसके रूह रवां हैं फ़ाखरा नजीब और नजीब साहब, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. और मेरा ख्याल है कि रेडियो का जो असल रोल होना चाहिए प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में, शायद FM 99 से बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह से भी अदा कर रहा है. तो आपने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस की बात की. जी मैं चाहूँगा कि मैं सामीन से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड शेयर करूँ ताकि अंदाज़ा हो. पाकिस्तान के अंदर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का अगर आप माजी देखें तो आपको नज़र आएगा कि मेरे जैसे लोग जो इस उम्र के हिस्से में मौजूद हैं, उनके ज़माने में भी पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के अंदर 1-2 क्लासेस का प्री प्राइमरी से पहले वो एक अजरा था और मौजूद थी वो क्लासें प्रैक्टिकली स्कूल में. इसको एक कच्ची क्लास कहते थे और पक्की क्लास कहते थे. हम कहते हैं कि प्री प्राइमरी पाकिस्तान में तो 1947 से किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी.
लेकिन वक्त के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट उस तरह से फॉर्मलाइज नहीं हो पाया और उस तरीके से ये हमारी तालीम का बाकायदा हिस्सा नहीं बन सका। लेकिन हम देखते हैं कि माजी की हुकूमतों ने भी और मौजूदा हुकूमत तो इसको अपने एजेंडे में प्रायोरिटी 1 पे लेती है और सबसे ज्यादा तवज्जो अगर किसी जमाने में इस ECCE के कॉन्सेप्ट को मिली है तो मौजूदा हुकूमत के दौर में ये चीज मौजूद है। और आपके सामने इस्लामाबाद के अंदर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, आप खुद देखें कि वो खुद स्कूलों में गए और उन्होंने ECE की क्लासेस का इफ्तिताह किया। और अब इस्लामाबाद के स्कूलों में भी आप देखते हैं कि इस वक्त 11 स्कूलों में मॉन्टेसरी क्लासेस का आगाज हो चुका है और इसके अलावा बहुत से स्कूलों में ये प्रोग्राम फाइनल हो चुका है और इस साल से वो लॉन्च हो जाएगा। तो इससे नजर होता है कि अगर एक मुल्क के वज़ीर आज़म खुद एक चीज को ओन कर रहे हैं इस चीज को, तो यकीनन उस चीज की अहमियत प्रायोरिटी मुल्क में बहुत ज्यादा चली जाती है। और इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर फेडरल सतह पे और सूबों के अंदर भी तमाम हुकूमतें अपने अपने लेवल पे इसको वो बहुत अच्छे अंदाज से आगे लेके चलने का प्लान बना चुकी हैं और कुछ हुकूमतें तो इस पे अपनी पॉलिसी भी दे चुकी हैं, एजुकेशन सेक्टर प्लान का हिस्सा भी बना चुकी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल दीज आर द वेरी गुड साइन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन द कंट्री। तो ये सारी चीजें जब अपनी अपनी सिमत में रवाना हो रही हैं और चल रही हैं और बड़े अच्छे और मसर अंदाज से आगे बढ़ रही हैं, तो ये ऐसा मौका था कि आइए अब हम देखें कि किस तरीके से हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए जितने लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, NGOs और UN एजेंसीज जो काम कर रही है, यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह, जायका, इन सब के साथ हम मिल बैठे और पाकिस्तान के लिए ECCE का एक सिमत का तयन किया जाए। ये हमारा पहला हदफ था, नंबर 1। और दूसरा हमारा हदफ था कि किस तरीके से इन तमाम लोगों को एक नेटवर्क में लाया जाए और एक पॉलिसी डायरेक्शन बनाई जाए और उसकी बेस पे बाकी चीजें हम अभी जो अभी अगली गुफ्तगू में आपके सामने रखूंगा। तो ये विजन था हमारे वजीर तालीम मोहतरम जनाब मोहम्मद बलीवर रहमान साहब का और उन्होंने इस विजन को सामने रखते हुए, और मैं आपको यहाँ बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्लानिंग के वजीर हैं मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, वो खुद इसके बहुत बड़े इस वक्त रहनुमा के तौर पे लीडरशिप रोल में वो सामने आ रहे हैं और लेटेस्ट उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स भी बना दी है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और डेवलपमेंट में किस तरह मुल्क में काम किया जाए। और ऐसे मौके पे उन्होंने भी सब बंदों को एक दफा इकट्ठा करके इस मौजू पे बात की, जिसमें हमारी मोहतरमा वजीर जिनका ताल्लुक वजारत सेहत से है, हेल्थ रेगुलेशन से है, जी मैडम सायरा अफजल ताहिर साहबा, वो भी इसकी बहुत बड़ी दाई है। तो आज पाकिस्तान की तारीख में आप पहली दफा कह सकते हैं कि प्लानिंग मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड है, वजारत तालीम ऑन बोर्ड है और वजारत सेहत, और ये सारे मिल के उस बच्चे की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस अप्रोच को। तो इस अप्रोच को सामने रखते हुए ये हमारी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इनकाद हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो वजारत के जो मिनिस्टर्स हैं और आला सतह के जो लोग हैं उनकी ये प्रायोरिटी पे है, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे है, वजारत सेहत से लेकर तालीम से लेकर। और दूसरी बात ये कि SDGs की भी बात है, जो सिलसिला हमने MDGs के साथ किया, तो अब ये है कि उस वक्त को शायद इतनी नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन करंट हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की खबर, ये खुशाइन बात यही है कि SDGs पर एजेंडा हो रहा है, एजेंडा टॉप लिस्ट पे है, पॉलिसी बन रही है, टास्क फोर्स भी बन रहा है। इसी सिलसिले में ये एक कॉन्फ्रेंस है जिसका आगाज 27 और 28 को हो रहा है। तो सर आप कैसे देखते हैं कि जब मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होगी और इतने सारे लोग, UN एजेंसी से लोग होंगे, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के लोग होंगे, हमारे हुकूमत के भी लोग उसमें उनका शुमार होगा, मीडिया के लोग भी होंगे, सो आप क्या समझते हैं कि क्या आउटपुट इस कॉन्फ्रेंस से निकलेगा और फिर आगे जाके ये हमारे न्यू जनरेशन को या हमारी कमिंग जनरेशन को, क्योंकि ECCE होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें वालिदैन माओं की सेहत की भी हवाले से बात की जाएगी, बच्चों की नशोनुमा से लेकर उनकी एजुकेशन तक की भी बात की जाएगी, कि वो मौसर साबित होगी हमारे मुल्क में। जी बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2-3 और चीज़ें आपके सामने शेयर करूंगा। जी। ये अब दुनिया में इस बात
बात पे कंसेंसस है और जितनी रिसर्चेज हैं वो ये बात बताती हैं जी सर कि जो बच्चा है 0 से लेके 8 ईयर तक बच्चे की 80% कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है या उसके बाकी जो 4 एस्पेक्ट्स हैं ECCE के वो डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी होती है। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें अपने सिस्टम को, जो बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम आप एक चीज देखेंगे तो हम तो अपने बच्चे को 5वीं में किसी स्ट्रीम लाइन का हिस्सा बनाते हैं, उसके 5 सालों के बाद पहली में जाके, तो वो जो 5 साल हैं वो उस बच्चे की जिंदगी के इंतहाई कीमती साल होते हैं जिनके अंदर कोई एक फॉर्मल तरीकाकार मौजूद नहीं है कि वो उस बच्चे को हम उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर पूरे का पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको लेके चलें। तो मैं ये समझता हूं कि अब ECCE एक इस बात की बताकाजी थी कि इस सारी चीज को हम एक फॉर्मलाइज करें, प्री प्राइमरी तालीम को एक फॉर्मल शेप में किस तरह से हम देख सकते हैं, और उसके अंदर सिर्फ एजुकेशन का पहलू नहीं, उसके अंदर हेल्थ का पहलू, उसके अंदर न्यूट्रिशन का पहलू, उसके अंदर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट क्या है, माओ की सेहत, माओ के साथ किस तरह इंटरेक्शंस होगी, कि सोसाइटी क्या रोल प्ले करेगी। तो ये सारे वो चीजें थी अब जिनको मिला के ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात होना शुरू हुई है, और जिसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस उसका पहली कड़ी आप कह लें सॉरी, जो समझ लें कि उसकी ये पहली नवीद है मुल्क के लिए कि हम सब सोच रहे हैं और हम इकट्ठे मिलके बैठ रहे हैं। आपको अंदाजा है कि मैं यहाँ जरूर बात करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर हमारा जो एजुकेशन में वो भी एक बहुत आम रोल प्ले कर रहा है ECCE के अंदर, पब्लिक सेक्टर भी एक बहुत आम रोल प्ले कर रहा है। कुछ इंटरवेंशन पंजाब में बड़ी खूबसूरत हो रही है, कुछ चीजें सिंध में हो रही हैं, कुछ बलोचिस्तान में हो रही है, कुछ KP में हो रही है, GB, फाटा, AJK, ICT में तो बहुत आम रिफॉर्म्स ECE पे हो रही हैं। ये सारी चीजें मुख्तलिफ जगह पे हो रही थी, लेकिन जरूरत इस बात की थी लेट्स मेक अ नेटवर्क, हम सारे इकट्ठे बैठें और एक सारे इकट्ठे बैठ के सोचें कि किस सिमत के अंदर हमने जाना है और किस तरफ हमने जाना है। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए ये पहली कॉन्फ्रेंस जब मुनक्कद होने का फैसला हुआ तो हमारे वजीर तालीम और हमारे प्लानिंग मिनिस्टर और हेल्थ के मिनिस्टर, और इससे बढ़ के कि सदर पाकिस्तान के ये दिल के बहुत करीब है, सदर पाकिस्तान इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। हर तकरीर में आप देखें जब भी वो तालीम पे मौजू पे बात करते हैं तो समझते हैं, वो कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और बच्चों की तालीम और तरबियत का आगाज यहाँ से होना चाहिए। तो लिहाजा ये इतनी बड़ी ओनरशिप पाकिस्तान की तारीख में, वजीर आज़म पाकिस्तान खुद स्कूलों में जाके इसी क्लासों, तो इतनी बड़ी ओनरशिप शायद हिस्ट्री में नहीं मिली। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है इसके नतीजे में क्या होना है, अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। जी, आप देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर लीड रोल वफाकी वजारत तालीम प्ले कर रही है और हेल्थ मिनिस्ट्री मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है, प्लानिंग मिनिस्ट्री मुकम्मल तौर पे इसके अंदर उनके वजीर खुद इसकी पैटर्नेज कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने पहले बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ओनरशिप मुकम्मल मौजूद है और सदर पाकिस्तान की ओनरशिप मौजूद है। और अब उसके साथ जो बाकी स्टेक होल्डर थे, प्राइवेट स्कूल सिस्टम, दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, यूनिसेफ दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, यूनेस्को दे आर द पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, जायका दे आर द पार्ट ऑफ, और उससे आगे बढ़े आप तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की तारीख में जो FM 99 फाउंडेशन है, बिल्कुल वो इसका इतना ज्यादा इसको पार्टनरेज दे रही है कि आज मैं यहाँ बैठूं तो ये भी उसी का हिस्सा है। पूरे मीडिया के अंदर वो बातचीत कर रहे हैं तो वो भी उसी का, कल रूपानी साहब ने इंटरव्यू दिया, वजीर तालीम तशरीफ लाएंगे, बात करेंगे, ये सारी उसी चीज का हिस्सा है। FM 99 है हमारे पास परवान, एक बहुत खूबसूरत अंदाज से एक नया ECE का प्रोग्राम पूरे मुल्क में बनाया, और वो इस वक्त कुछ 36 जिलों में काम करने के लिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखें प्लान इंटरनेशनल, वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा हिस्सा है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी ओनरशिप हमें दी, और वहाँ के वाइस चांसलर को मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कहा, और उन्होंने यहाँ तक की नहीं कहा बल्कि वो से आगे भी बढ़े, और उन्होंने हमारी इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पे फैसला किया है कि अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल हुआ करेगी, और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री और ये सारे स्टेक होल्डर मिलकर ये आइंदा हर साल। और नंबर 2 उन्होंने जो दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट की कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हर साल एक रिसर्च जर्नल ECCE पे निकाला करेगी। ये और थर्ड जो जिसकी अनाउंसमेंट वो भी कॉन्फ्रेंस के एंड पे होगी, वो भी उनके प्लान में है कि जो ECCE का एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है कि वो भी वहां पे खुले, और जिसके तहत
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روپانی فاؤنڈیشن کا میں اس لیے کہ اس کے اندر وہ بہت بڑے کنٹریبیوٹر ہیں روپانی فاؤنڈیشن، اس لیے کہ روپانی فاؤنڈیشن وہ واحد فاؤنڈیشن ہے جو 0 سے 8 ایئرز کے تمام بچوں کے بعد کام کرتی ہے. اس وقت جی بی کے اندر ان کے بہت بڑے سینٹر ہیں، کراچی میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، اور اب وہ اسلام آباد میں بھی آ رہے ہیں. تو روپانی فاؤنڈیشن الحمدللہ اس ملک کے لیے ایک ایسا کام، روپانی صاحب ایک بہت نفیس پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانی ہیں، امریکہ میں کام کرتے ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں، بزنس ڈیفرنٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک فری والنٹیئر کے طور پہ یہ سروسز پاکستان میں اس کے اندر وہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور جتنا بھی وہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا فری آف کاسٹ ہے، وہ کنٹریبیوشن ٹوورڈ پروموشن آف ای سی ای ان پاکستان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے کانفرنس کے نتیجے میں 4 باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. وہ 4 باتوں کو ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے طاہر صاحب. جناب آج کے شو میں بھی ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے کانفرنس کے حوالے سے، جو کہ کانفرنس منعقد کی جا رہی 27 اور 28 مارچ کو اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ ہے. اس کا وینیو 27 اور 28 مارچ 2017، اور بات ہوئے گی نیشنل کانفرنس آن ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن سے ہمارے ساتھ محمد رفیق طاہر صاحب ہیں، اور ہی از جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. بہت مزیدار باتیں ہو رہی ہیں. کمرشل بریک پر جانے سے پہلے سر اپنے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، کانفرنس کے آؤٹ کمز کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہوں گے جو پازیٹیو ہوں گے. اچھا سر، تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں پورے ملک کی تعلیم کے حوالے سے، جہاں پر ہم پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کی جو اوور آل سچویشن آپ فیڈرل میں ہے اور یہاں پہ منسٹری میں ہے، سو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تمام صوبوں کی جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ آپ اس کو کیسے پاتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ اوور آل ہمارا اس وقت ایجوکیشن سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کہیں پہ گیپس ہیں، آئیڈینٹیفائی گیپس کیے گئے ہیں جہاں پہ بہتری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہے، جانتے بھی ہیں کہ موجودہ حکومت اس پہ کام بھی کر رہی ہے وقتاً فوقتاً، پرائیورٹی میں بھی ان کے ہے، خوشائن بات ہے. تھینک یو فادی، بڑا عام سوال آپ نے کیا ہے. میں آپ کو یہ ایک بات بتاتے ہوئے اور سامعین سے بات شیئر کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی خوشی محسوس بھی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ تعلیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا فوکس اس وقت موجود ہے، نہ کہ وفاقی حکومت کا صرف نہیں بلکہ تمام صوبائی حکومتیں اس کو اپنی پرائرٹی پہ لے کے آگے ہیں. میں 4-5 باتیں جسٹ جو بڑی انٹرسٹنگ فگر ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں گا. آپ دیکھیں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبائی تعلیم مسئلہ صوبائی صوبوں کو جب منتقل ہوا تو سب سے پہلا کام جو اچھا آج انڈیکیٹر آپ کے سامنے آیا کہ تمام صوبوں نے تعلیم کے بجٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. میں اگر آپ کو آج سے 4 یا 5 سال پہلے کی مثال دوں تو بلوچستان میں تعلیم کا جو ٹوٹل بجٹ تھا ان کے بلوچستان کے بجٹ کا وہ 7% ہوا کرتا تھا. آج وہی بجٹ جو ہے وہ تقریباً 20% سے زیادہ ہو چکا ہے. تو یعنی اتنی بڑی ایک تبدیلی ایک صوبے میں آئی ہے. اور اسی طریقے سے آپ پنجاب میں دیکھیں تو وہ 26 سے 28% تک پہنچ چکے ہیں. کے پی دیکھیں تو وہ بھی 26-27. سندھ کو دیکھیں تو وہ بھی انہی فگر کو چھو رہے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم پرائرٹی بھی بن گئی ہے، اور پرائرٹی کے ساتھ ساتھ اب پہلے پرائرٹی تو بنتی تھی لیکن فنڈ الوکیشن نہیں ہوتی تھی، اب پرائرٹی بنی ہے تو ساتھ اس کے لیے بجٹ الوکیشن بھی ہو رہی ہے. اچھا سر، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہاں پہ بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے لیکن وہ جو فنڈ ہوتا ہے وہ آیا اس کے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہے، اس کی مانیٹرنگ اور ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پاس فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. دیکھیں میں اس پہ ایسی کوئی بہت بڑا فتویٰ تو نہیں دے سکتا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ تمام صوبوں کے اندر جو فائنینشیل مینجمنٹ آن ایجوکیشن ہے وہ بہت فوکس ہے اور پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ اس طریقے سے بھی آپ اس چیز کو تھوڑا سا ایویلویٹ کریں کہ جب آج سے اگر ہم 3.5 سال پہلے موجودہ حکومت کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ انڈیکیٹر ہے پازیٹیو، جہاں ایک طرف میں نے ابھی فائنانس کا بتایا، دوسری طرف آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو، اور جب تک حکومت اس کو ایڈریس نہیں کرے گی بات آگے نہیں چلے گی تعلیم. لیکن آپ اتنی اچھی پازیٹیو خبریں بھی آپ دیکھیں کہ 3.5 سال پہلے 26 ملین بچے
जो 9 to 16 एज के हैं वो आउट ऑफ स्कूल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन दिस लास्ट 3.5 years आज सिचुएशन ये है कि अब 22 पे वो फिगर पहुंच चुकी है, 22.6 पे पहुंच चुकी है, यानी कम अज कम 4 मिलियन से ज्यादा बच्चे नो बिकम द मेन स्ट्रीम, मेन स्कूलों का हिस्सा वो बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कितने कम अरसे में इतनी। और उसके अंदर आप देखें तो हर सूबे ने बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स लेके आए हैं, पंजाब की बात करें, केपी की करें, बलूचिस्तान की करें, सिंध की करें, जीबी, एजेके, फाटा, आईसीटी, हर जगह आपको रिफॉर्म नजर आ रही है। अब हम इस्लामाबाद में बैठे तो आपको नजर आता है कि अब हर स्कूल को बस देने की बात वज़ीर आज़म खुद करके, और वो बसें प्रैक्टिकली मिल रही हैं, मॉन्टेसरी क्लासेस बनानी है वो प्रैक्टिकली हो रही हैं। पंजाब में जाएं तो एक जगह पे रिफॉर्म्स हो रही हैं। तो यानी एक तरफ फंडिंग बढ़ी, साथ रिफॉर्म्स भी बढ़ी, और साथ ही मॉनिटरिंग सिस्टम भी बढ़ा, और उसके नतीजे में जो इंडिकेटर हमारे हैं वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, वो आप देखें कितने पहले से बेहतर हो गए। और दूसरी बात जो मैं आपको जरूर चाहूंगा कि इस मौके पे ये भी तमाम लोगों तक जाए कि जहां आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बेहतर हुए वहां क्वालिटी एजुकेशन के पहलू में बड़ी तवज्जो दी जा रही है। और वो क्या है, आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में हम कम से कम दावे से कह सकते हैं पंजाब वाज लीडिंग इन पास्ट कि जितने भी उनके यहाँ टीचर भर्ती हो रहे थे 100% मेरिट पे, ये मामूली बात नहीं थी पाकिस्तान में। और ये पंजाब की रवायत आगे बढ़ते हुए अब केपीके ने 100% मेरिट, बलूचिस्तान में 100% मेरिट, सिंध में 100, यानी सूबों ने आपस में विद इन प्रोविंशियल कंपटीशन। तो जब उस्ताद जो टीचर है वो मेरिट पे भर्ती होके आएगा तो आप समझते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में कितनी बड़ी एक तब्दीली, कितना बड़ा इनकलाब आ सकता है। तो ये एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर है पाकिस्तान में। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद एक सवाल भी पैदा हुआ था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो भी डिवॉल्व हो जाती हैं तो उसको कैसे, उसका हल क्या करें। मिसाल के तौर पे निसाब और करिकुलम, तो मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है फेडरल गवर्नमेंट का, और फेडरल गवर्नमेंट का आइन के अंदर कोऑर्डिनेशन का रोल है कि कोऑर्डिनेशन उसने करनी है। तो मैं कहता हूं कि उसके लिए तालीम को बेहतरीन सिस्टम में चलाने के लिए एक फोरम वजूद में है, रिवाइव हुआ है, और उसका नाम है इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। ये हर 4 महीने के बाद सारे पाकिस्तान के तालीम के सेक्रेटरी और वज़रा इकट्ठे बैठते हैं, वफाकी वज़ीर तालीम चेयर करते हैं, और वो पूरे मुल्क की तालीम के फैसले कंसेंसस से करते हैं। तो IPMC एक ऐसा रोल प्ले कर रही है कि जिससे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो भी शेयर होती है और आपस में मुकाबले की फिजा। और इस IPMC का जो सबसे पहला बेहतरीन फैसला है वो नेशनल करिकुलम काउंसिल का क़याम है। ये कौमी निसाब काउंसिल बनी है पाकिस्तान में, जिसका सेक्रेटेरिएट यहाँ पे है। और इस निसाब काउंसिल का क्या रोल होगा? इस काउंसिल का रोल ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिनिमम करिकुलम एक जैसा हो, ताकि सारे सूबे उस मिनिमम को ऑब्जर्व करें, उससे ऊपर और कोई सूबे। तो इस वक्त अभी मौजूदा सूरत हाल में हमारा जो मिनिमम करिकुलम वो एक जैसा नहीं है? आप नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अभी ये था कि 18 अमेंडमेंट के बाद अगर हर आदमी अपना करिकुलम बनाएगा तो मुमकिन है कि वो जो एक नेशनल जिसको कैसे बनाएंगे, मतलब ये क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार सूबों के पास चला गया है कि हर सूबा अपनी पॉलिसी बना सकता है, हर सूबा अपना करिकुलम, हर सूबा अपने ये काम कर सकता है। लेकिन तमाम सूबों ने मिलकर फैसला किया हम कर सकते हैं, लेकिन हम मिल के करेंगे। अब तमाम सूबे मिल के नेशनल करिकुलम काउंसिल तमाम सूबों पे मुश्तमिल है। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले दिनों भी हम प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें अवाम की राय भी जानी गई, और अवाम उसमें ये भी कह रही थी कि आने वाले दिनों में ऐसा भी होना चाहिए, कितने साल हो गए कि हमारी अब जाके मर्दमशुमारी हो रही है इतने सालों के बाद, उसी तरीके से ऐसे भी एक सिलसिला शुरू होना चाहिए जिसमें हमारा जो करिकुलम है पूरा वो रिवाइज होना चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में, कि जितना मतलब अगर दादी के जमाने का जो करिकुलम है वो अभी तक पाया जाता है, तो उसमें आपका क्या एक कहूंगा, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं आप नहीं समझते कि कहाँ हम तरक्की कर रहे हैं आगे? ये निसाब की जो रिवीजन की आपने बात की बहुत अहम पॉइंट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर जरूरत तो समझते हैं ना? जी जरूरत भी है, और मैं आपको पाकिस्तान के निसाब के बारे में तारीख से लंबी बात नहीं बताना चाहता, लेकिन पाकिस्तान का जो लास्ट करिकुलम बना वो 2006 में है, और वो 2006 का नेशनल करिकुलम आज तमाम सूबे, तमाम एरिया उसी पे काम कर रहे हैं, और उसी को उन्होंने, और वो बड़ा एक वंडरफुल करिकुलम, आम करिकुलम। लेकिन फिर भी 10 साल का अरसा गुजर गया है, दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तो अब नेशनल करिकुलम काउंसिल
काउंसिल पाकिस्तान के यानी पूरा पाकिस्तान सारे सूबे मिलके उस करिकुलम को रिवाइज करना शुरू कर दिए और 1 से लेके 5 तक का हम एक्सपेक्ट करें कि 30 जून तक एक रिवाइज करिकुलम पाकिस्तान में इंशाल्लाह आ जाएगा और 31 दिसंबर तक हम प्लान करें कि रिवाइज करिकुलम के ऊपर नेशनल लेवल पे किताबें भी आ जाएं और जो बुनियादी तौर पे वो होंगी ICT, फाटा, AJK और GB के लिए, और सूबे उसके मुताबिक अपना काम खुद डिजाइन कर सकते हैं फॉलो। तो यानी रिवीजन का अमल भी अप्रूव हो गया और नेशनल करिकुलम काउंसिल का रोल ये है कि वो किसी करिकुलम को साल बाद रिवाइज कर सकती है, 2 साल बाद भी कर सकती है। अच्छा, ये करिकुलम की भी बात होगी। नाउ बैक टू द पॉइंट, हम थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं कि जहां पे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चों के हवाले से हमने बात की, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम तरीन रोल इसमें होता है असातिज़ा का, जिसमें इस कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा भी मुख्तलिफ एतबार से आएंगे जरूर, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, प्राइवेट पब्लिक से। सो उनका जानना कि कितनी ज्यादा जरूरी है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं करना, बच्चों की सेहत पे है, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी कितने ज्यादा, इस हवाले से भी फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो असातिज़ा के रोल पर आप क्या समझते हैं और उन पर क्या आप हाईलाइट देंगे? देखिए, मैं आपको कॉन्फ्रेंस से ही मैं रेफरेंसेस कर दूंगा। जी बिल्कुल। आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 बड़े सेशन है, एक ओपनिंग सेशन और एक क्लोजिंग सेशन है। बिल्कुल। और हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो खुद इसको मुमकिन इसकी क्लोजिंग सेरेमनी को खुद करेंगे और ओपनिंग सेरेमनी में वफाकी वज़ीर तालीम के साथ मिनिस्टर PDR भी इंशाल्लाह एहसन इकबाल साहब की भी तवक्को मौजूद है। लेकिन इसके अंदर 2 प्लेनरीज हैं। एक सेशन है प्लेनरी जिसके अंदर हम सिर्फ एजुकेशन के हवाले से, जिसमें असातिज़ा की ट्रेनिंग, निसाब, डेवलपमेंट, इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, पॉलिसी, ये सारी चीजें उस पहले सेशन में आई हैं जहां उस्ताद को बुनियादी पिवट के तौर पे एड्रेस किया जा रहा है और बहुत दुनिया की और पाकिस्तान की अच्छी रिसर्चेज इस कॉन्फ्रेंस में वहां पे शेयर होंगी। और उसके बाद आप देखें दूसरे दिन की प्लेनरी जो है वो टोटली सेहत के हवाले से है, सेहत, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, वॉश, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हो रही, और ये वो सारी चीजें हैं जिनका ताल्लुक उस्ताद को एम्पावर करना है, टीचर की एम्पावरमेंट की एजुकेशन, इस लेवल की एजुकेशन एक ऐसी तालीम नहीं है कि जिस तरीके से आप ग्रेड 1 या 2, 3, 4 में पढ़ाते, यहाँ तो लर्निंग बाय प्लेइंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय एक्टिविटी है, और बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी मुख्तलिफ एक्टिविटी और सरगर्मियों के थ्रू होती है। तो लिहाजा टीचर के लिए वो तमाम लवाजमात इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं कि एक उस्ताद को क्या क्या किरदार अदा करना है इस तरह की तालीम को एड्रेस करने के लिए। फिर दूसरी तरफ जब हम हेल्थ में जाएंगे तो ये चीजें भी उस्ताद को हेल्प करेंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे के कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं कि बच्चे की जो हेल्थ डेवलपमेंट है उसके अंदर उसको क्या क्या रोल प्ले करना है, बच्चा हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर क्या रोल प्ले करेगा और किस तरीके से उस बच्चे को हमने हैंडल करना है। ये सब चीजें टीचर की एम्पावरमेंट के लिए हैं और ये सारी की सारी चीजें इस कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग का और इसके रिसर्च का हिस्सा होंगी। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊं कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हम 4 बड़ी चीजें हासिल करेंगे। नंबर 1, हमारा पहला हदफ ये होगा कि पाकिस्तान में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में जितना काम हो रहा है वो सब के सब स्टेक होल्डर को एक नेटवर्क के अंदर एक लड़ी में पढ़ाया जाए और उनको कहा जाए लेट्स वर्क टुगेदर, नंबर 1। और उनसे हम तवक्को रखेंगे जब वो सारे एक नेटवर्किंग में आ जाएंगे, अपनी अपनी सिमतों को लेके एक नेशनल सिमत का तयन करेंगे, तो हम समझते हैं कि नेशनल करिकुलम जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारा अगला हदफ होगा इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। फिर हमारा अगला हदफ होगा कि जो नेशनल करिकुलम 2002 में ECE का बना था, अब ECCE का करिकुलम किस तरह होना चाहिए, वो एक हमारा हदफ है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में उसको हम फोकस करें। और इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हम ये भी करना चाहते हैं कि दुनिया में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, उन सबको किस तरह यहाँ पे हमारे अपने सिस्टम के अंदर जो सक्सेस स्टोरीज है उनको किस तरह डबटेल किया जाए। और इसी तरीके से सबसे बड़ी बात जो है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की इंटरेक्शन और इकट्ठी मूवमेंट वो मिल के चलने का जो जज्बा इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सामने आया, इंशाल्लाह ये एक तहरीक देगा, एक
तहरक देगा, एक तहरीक पाकिस्तान में बपा होगी कि एक ही वक्त में उस ECCE की कश्ती में एक तरफ हुकूमत भी बैठी है और प्राइवेट सेक्टर भी बैठे हैं और उसमें जो डोनर्स हैं जो जिनके मैंडेट में शामिल है इसी वो भी वहां बैठे हैं। और जिस तरह FM 99, परवान, रूपानी फाउंडेशन, NGOs, INGOs और इसी तरीके से जायका, ये सब एक ही कश्ती में बैठ के और मुल्क के लिए एक ECCE की प्रमोशन के लिए काम करने का वो अहद करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में ये कॉन्फ्रेंस एक संगे मील की हैसियत और इसके नतीजे में ECCE का एक फ्यूचर वे फॉरवर्ड और पर्सपेक्टिव प्लान वो इंशाल्लाह सामने आएगा। तो हम समझते हैं ये कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह जिसकी पैटर्न टॉप से बॉटम तक मौजूद है और हर जगह ओनरशिप इसकी, हर जगह यही खुशाइन बात है कि हर जगह हर लेवल पे हम देख रहे हैं और ओनरशिप आ रही है। हम तवक्को कर रहे हैं मीडिया से कि वो भी अपना किरदार, बिल्कुल सर, हम बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। ये एक गांव की माँ को भी पता चले कि मुझे बच्चे की 0 से लेके 3 साल तक की उम्र में मुझे उसके लिए क्या कुछ करना है। माँ का बड़ा किरदार होगा, सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार होगा। सर उसमें मीडिया का भी किरदार होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ फिर वही है ना कि सबको मिल के साथ चलना होगा। सिर्फ मीडिया पे हम रिलाई नहीं कर सकते, इसके अंदर वहां तक रोल प्ले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कमर्शियल ब्रेक जाते एक छोटा सा लेते हैं, उसके बाद जैसे हम आएंगे उससे पहले जाने से पहले थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आप कह रहे थे कि इस बार हम सब इकट्ठा एक कश्ती में सवार हो रहे हैं। उससे पहले अगर देखा गया था, नोट किया गया था, पाकिस्तान में हमेशा से आइसोलेशन में काम होता था। एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना काम अपने एतबार से बिल्कुल ठीक करती थी, लेकिन अकेले, सेहत अपने हवाले से, वॉश अपने हवाले से, मीडिया वाले भी इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, पब्लिक अलग प्राइवेट अलग। अब ये जो एक कोलैबोरेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, और पहले इतना टाइम हमने आइसोलेशन में हर वजारत ने अलग अलग गुजारा, तो अब एक रियलाइजेशन पॉइंट आया है कि अकेले तो काम होगा नहीं, अकेले होंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। वही बात है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मैं ये कहता हूँ कि अब इस नई तहरीक का नाम जो हम रख रहे हैं, इसका नाम है होलिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अच्छी बात है। होलिस्टिक मीन ओवरऑल, इट्स नॉट द एजुकेशन, इट्स नॉट ओनली द हेल्थ, इट्स नॉट ओनली द प्लानिंग, इट्स नॉट सो होलिस्टिक मीन वो तमाम पहलू जो एक बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसमें ये सारे स्टेक होल्डर मिल के काम करेंगे। जी सर। और इंशाल्लाह ये सब के मिल बैठने से आप देखेंगे कि बच्चों की अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ किस तरह इंप्रूव होगी, उनकी जो ज़हनी तरक्की है वो किस तरीके से आगे होगी, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सिर्फ देख रहे थे बच्चे की तालीम, अब हम बच्चे की सेहत के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी नशो नमा कैसे पानी, न्यूट्रिशन का वैल्यू इसमें शामिल होगा। तो यानी वो तमाम लोग जिन्होंने मिल के उस एक बच्चे को अपना हदफ बना के उसकी अर्ली यहाँ पे जो गैप्स देखे जाएंगे कि तालीम में ये गैप्स उनको फुलफिल किया जाएगा, न्यूट्रिशन में, हेल्थ केयर में जहां पे गैप्स देखे जाएंगे उन पे फिर कैसे काबू पाया जाएगा, उन पर कैसे ठोस इकदाम उठाए जाएंगे। इसके बारे में आपको बताऊं, मेल न्यूट्रिशन देखें, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और अभी इंशाल्लाह नेशनल टास्क फोर्स और ये कॉन्फ्रेंस का प्रोसेस जब मुकम्मल होगा जी सर, तो ये बाकायदा एक प्लान एक्टिविटी आपके सामने आएगी। मैं एक स्कैटर्ड बात कर सकता हूँ कि हॉस्पिटल में ये इंटरवेंशन होगी, मदर इंफॉर्मेशन सेंटर हर अस्पताल में होगा कि वो बच्चा जो दुनिया में अभी आया है, जो बच्चा आने वाला है, उसके लिए माँ का किरदार क्या, वहाँ अवेयरनेस हर चीज पड़ी है, न्यूट्रिशन पे छोटी छोटी बने चार्ट और छोटे छोटे पंफलेट उर्दू में, और देहातों में जाके प्रमोशन, ये सारे पहलू होंगे उस होलिस्टिक अप्रोच के जो इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के बाद वजूद में आएगी। और ये सारे स्टेक होल्डर मिल के बैठ के एक पूरे का पूरा एक नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे, प्रोविंशियल एक्शन प्लान सूबे बनाएंगे, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं आपको बता दूं कि तमाम सूबों से 5 से 6 लोग ECE के लोग शरीक हो रहे हैं, तमाम एरिया से सरकारी 5 से, और वो सब लोग आज और कल इस्लामाबाद में तकरीबन इंशाल्लाह वो पहुंच चुके हैं। तो ये एक भरपूर कॉन्फ्रेंस इसलिए होगी कि होलिस्टिक ECD के अंदर किसका क्या रोल है, वो सारे एक गुलदस्ते की शक्ल में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद होंगे। कितनी खुशाइन बात है कि वो स्टेट्स, वो मुल्क के जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो सेहत और एजुकेशन, तो फिर वहां पे इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स भी बनेंगे, अच्छी पॉलिसीज भी बनेंगे, अच्छे काम भी होंगे और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क होता रहेगा। सो गुड टू नो कि हमारे जो, वी आर वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि हमारी जो करंट जो गवर्नमेंट है इन एक्शन जो है उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे स्पेशली एजुकेशन, और इस हवाले
ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स बन रहे हैं और ऐसे ऐसे जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो उनके कोलैबोरेशन के साथ मुनक्किद की जा रही है। आज के शो में हमारे पास मेहमान हैं मोहम्मद रफीक ताहिर साहब, जॉइंट एजुकेशनल एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। सर के साथ आज हमारा 1 घंटा कैसे गुजरा, बहुत सारी खूबसूरत जबरदस्त बातें की हमने, कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, इतनी मजेदार बातें बता रहे हैं हमें। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि बस अब आखिरी कुछ हमारे मोमेंट्स है शो के, उसके बाद शो को रैप करते हैं। ओवरऑल आपका जो मैसेज है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के हवाले से, कि जिसमें असातिज़ा का भी रोल है, होलिस्टिक की बात करते हैं ना, तो असातिज़ा का भी रोल है, बच्चों का भी रोल है, मदर्स का रोल है, जो होने वाली माएँ हैं उनका रोल है। लेकिन कल रूपानी साहब भी हमारे साथ थे, मेरे गेस्ट थे शो में, उनसे भी मैंने पूछा, आपसे भी पूछूंगा, और कल जो आने वाला कल है उसमें भी मेरे गेस्ट होंगे, उनसे भी जरूर पूछूंगा कि मेल इन्वॉल्वमेंट, फादर की इन्वॉल्वमेंट कहां तक आप देखते हैं। माओ की हम बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि माँ ये करे, माँ वो करे, लेकिन माँ भी तो कहेगी ना कि जब उसको भी तो मिलेगा, उसका स्पाउस, उसका बेटर हाफ जब उसे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, तो मदर के साथ साथ फादर का, ब्रदर का क्या समझते हैं पैगाम आपका? देखिए फाद, ये कोई किसी एक फर्द को हम उसके साथ मुंसलिक नहीं कर सकते और किसी एक इदारे को भी। जी सर। अब आज की गुफ्तगू में जब हमने ये बात की जी कि पाकिस्तान की तारीख अब बदल चुकी है आज की डेट के बाद और इस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि अब हम हर चीज को होलिस्टिक अप्रोच के तहत ले रहे हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच बजाते खुद इस बात को डिफाइन करती है कि जहाँ से वजारत सेहत का किरदार है वहाँ वजारत तालीम का किरदार है, जहाँ ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री का किरदार है वहाँ प्लानिंग डिवीजन का किरदार है, और वहाँ जब वजारतों की बात करते हैं तो ये सारे मिल के काम। और ये कॉन्फ्रेंस आपको खुद बता रही है, इसका प्रोग्राम बता रहा है कि वजीर सेहत एक आधा दिन चेयर कर रही है, वजीर तालीम दोनों दिन उसका हिस्सा हैं, और इस तरह प्लानिंग मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड है, बाकी सारे। तो इसी तरीके से अगर आप उधर जाएं तो मैं लफ्ज कहता हूं पेरेंट, वालिदैन जी। और जिस तरह आपको रूपानी फाउंडेशन ने बताया और रूपानी साहब ने, उनका नाम, प्रोग्राम का नाम है आगा वालिदैन। आगा माँ की बात हम नहीं कर रहे, आगा बाप की बात नहीं कर रहे, और हम कहते हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, और उसके साथ हम कहते हैं फैमिली इन्वॉल्वमेंट। और आपको मैं तो इस बात का भी कायल हूं कि इस बच्चे की जो अर्ली डेवलपमेंट में उसमें ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। और मैं अपने घर पे इसकी एग्जांपल देख चुका हूं कि मेरी मदर और फादर, वो दादे और दादी के रोल में उन्होंने हमारे बच्चों के लिए तरबियत में बहुत आम समटाइम किरदार अदा किया। तो लिहाजा होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यह है कि ये कॉन्फ्रेंस आपको एक मैसेज दे रही है, आइए हम सारे मिल के हाथ जोड़ें, हाथ मिलाएं, और एक हाथ मिला के कलेक्टिव एफर्ट के तहत होलिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे हम इस तहरीक का हिस्सा बने। और इंशाल्लाह ये होलिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट तहरीक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब लाने का बायस बनेगी। और मैं बिलीव करता हूँ कि जिन जिन ममालिक ने, आप रिसर्च देखें, उन तमाम ममालिक ने जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे तवज्जो दी, उनकी इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बेपनाह पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई। तो इंशाल्लाह हमारी ये अर्ली लर्निंग और अर्ली इंटरवेंशन पाकिस्तान के अंदर तालीम के शोबे में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन और इनकलाब का बायस बनेंगी। चलिए जी, ये तो बहुत जबरदस्त सर बात आपने कही, और इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट स्टेप है टू अचीव द माइलस्टोन। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में फिर और भी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, और लेकिन वही बात है कि अभी इस्लामाबाद से इसका आगाज शुरू हुआ है, फिर हम पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क फैलाएंगे, क्योंकि जो सिंध में या पंजाब के फार फ्लंग एरियाज में लोग बैठे हुए हैं, या वहाँ के टीचर्स बैठे, या वहाँ के एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी चाहेंगे कि हम भी इसको अटेंड करें, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जी, इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम मेरे ख्याल में शायद वो भी परवान हमारी वजारत के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं नाज अजीज हमारे साथ उस पर काम करती, उसका एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो हम ये फार फ्लंग एरिया के अंदर रीच आउट हम कर रहे हैं, वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ गांव के बच्चे को पिक करें, उसी को अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर उसको ट्रेन करें, और वो उस गांव के बच्चे के गांव के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करे। तो इंशाल्लाह ये बहुत सारी इंटरवेंशन और ब्रांचेज हैं। FM 99 बजाते खुद इस वक्त कितने लाख लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। सर बिल्कुल, आपने FM 99 का भी जिक्र तबसरा छेड़ा है, तो इसमें बताइए कि मीडिया का कितना रोल है, और स्पेशली अगर हम प्राइवेट रेडियो चैनल्स की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ चैनल्स में अब उनका जो एक प्रायोरिटी सिर्फ दूसरी बातें हैं, जहां पर अगर हम FM 99 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी एंटरटेनिंग तो है, इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन कम्युनिटी वर्क भी है, एजुकेशन और सेहत पे
मैंने गुजारिश की कि मैं इसीलिए आते ही मैंने सबसे पहले FM 99 की इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया जी सर। और मैं ये समझता हूँ कि FM 99 एक मिसाल है बाकी तमाम रेडियो चैनल की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कि आइए ये लोग भी जिस तरह आज हम सारे इकट्ठे होके पूरा मुल्क इकट्ठा होके तमाम स्टेक होल्डर मिलके अर्ली चाइल्ड एजुकेशन डेवलपमेंट पे काम करें, तमाम मीडिया भी ये तय कर ले कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी भी हो रेडियो भी हो कि वो अपने औकात में अगर 15 घंटे की नश्तियात है तो प्लीज 1 घंटा ही इस मुल्क को तालीम के लिए दे दें, बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। तो मीडिया इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दे विल बी द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ होलिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैंपेन तहरीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रफीक ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के शो में हमारे साथ है मिस्टर रफीक ताहिर साहब और जॉइंट एजुकेशनल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आज 5 से 6 के इंटरव्यू टाइम में मेरे साथ थे और कल 5 से 6 फिर होती है आपसे मुलाकात लाइव किसी और मेहमान के साथ रिगार्डिंग अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की जो कॉन्फ्रेंस है, 2 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 27 और 28 मार्च को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मुनक्किद की जा रही है। कल तक के लिए कल शाम 5 बजे लाइव होती है मुलाकात। आज का जो 9 से 11 वाला जो शो होगा मेरा वो आप जरूर सुनिएगा, लेकिन वो होगा रिपीट ब्रॉडकास्ट। सो कल लाइव होती है 5 बजे मुलाकात। कल तक के लिए फहद अब्बासी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत रखिएगा ख्याल, लुक आफ्टर योरसेल्फ, हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग, खुदा हाफिज।